हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं और मानते हैं कि अमीर बनना है या वेल्थ क्रिएट करना है तो मार्केट में पैसा लगाइए। तो हम मार्केट में पैसा लगाकर कितना पैसा कमा सकते हैं? अगर हम आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले मार्केट में पैसा लगाते तो हम कितना रिटर्न कमा पाते? आइए इस सब के बारे में मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूँ। तो पहला डेटा मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो निफ्टी का दिसंबर 21 के बाद का रिटर्न, यानी कि अगर आप दिसंबर 21 में निफ्टी में पैसा लगाते तो मंथ आफ्टर मंथ आपके कितने रिटर्न होते। आइए इसे ज़रा देखते हैं। तो अगर आप दिसंबर 21 में पैसा लगाते तो आप देख सकते हैं कि जनवरी में आपका रिटर्न जो है -0.03% होता, फरवरी में -3.23% होता, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई, जून तक आपके रिटर्न्स नेगेटिव होते और जून में तो आपका रिटर्न -9% होता। लेकिन उसके बाद हमें मार्केट में रिकवरी देखने को मिलती है और नवंबर दिसंबर में भी हमें FII बाइंग की वजह से काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप देखिए कि अगर आप दिसंबर 21 में निफ्टी में पैसा लगाते तो फरवरी आते आते आपका रिटर्न सिर्फ 3.4% ही रह जाता। तो बीच बीच में ज़रूर स्पाइक्स हमें देखने को मिला है और बीच बीच में हमें अच्छी खासी पोर्टफोलियो में गिरावट भी देखने को मिलती, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो 3-4-5% के आसपास का रिटर्न ही आपको एक साल के अंदर मिल पाता। अब आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे या बोल रहे होंगे कि यह तो एक साल का डेटा है, मार्केट में तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होता है। तो आइए ज़रा लॉन्ग टर्म के वेल्थ क्रिएशन की पिक्चर को देखते हैं। तो अब मैं जो आपको निफ्टी के रिटर्न की एक पिक्चर दिखाने जा रहा हूं और ये 2000 से लेकर 2023 तक की है, और इस डेटा में हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि आपका 5 ईयर CAGR और 10 ईयर CAGR कितना बनता है ईयर आफ्टर ईयर। तो अगर हम वो पिक्चर को देखें, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अक्सर लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, 5 साल 10 साल के लिए, 15 साल 20 साल के लिए भी करते हैं। तो अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को 5 साल या 10 साल तक होल्ड करते हैं तो पर ईयर हमने कितना रिटर्न कमाया वो ये CAGR की पिक्चर को बताता है। तो आइए पहले 5 ईयर CAGR की बात करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपके 2006, 7, 8 का टाइम था उसमें हमें अच्छा खासा CAGR देखने को मिला, 25%, 26%, 37% तक भी हमें देखने को मिला। लेकिन बाद के सालों में जो पिक्चर है थोड़ी सी जो है वीक हमें दिखने लगी और 10, 12, 11, 14% का रिटर्न 5 साल का हमें देखने को मिला, और 2023 आते आते तो 6% का रिटर्न अभी हमें CAGR का दिखा रहा है। अब अगर हम 10 ईयर CAGR को देखें तो वहां क्या पिक्चर दिखती है? तो वहां भी सिमिलर पिक्चर है, 13, 14, 15, 11, 13, बीच बीच में हमें 18, 19% भी देखने को मिला। लेकिन अगर आप पिछले 4-5 साल में देखें तो वही 5, 10, 13, 12% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप इसे एवरेजिंग करते हैं, अब एवरेजिंग भी आप अलग अलग टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, अलग अलग विंडो में कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो 12-13% का रिटर्न आपको जो है ईयर आफ्टर ईयर निफ्टी दिखा रहा है। अब अगर आप हमारे इन्फ्लेशन की बात करें तो अभी तो ऑफिशियल फिगर्स जो है 6% के आसपास की है, लेकिन अगर आप रियल इन्फ्लेशन देखें, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ती है तो वो 10-12% के आसपास ही रहती है। तो एक तरीके से ये रिटर्न जो हैं कुछ खास प्रॉमिसिंग नहीं दिखते हैं। तो क्या ये कहना गलत होगा कि मार्केट वेल्थ क्रिएट नहीं करता है? जी हाँ, मार्केट जरूर वेल्थ क्रिएट करता है, लेकिन जिन लोगों के लिए करता है वो जिस तरीके से काम करते हैं शायद हम लोग उस तरीके से काम नहीं करते हैं। तो हमें कैसे काम करना चाहिए इसके बारे में हम अब वीडियो में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा मार्केट की बात करते हैं। तो दिसंबर के बाद से अगर हम देखें तो मार्केट एक तरीके से रेंज में चल रहा है, 400-500 पॉइंट के रेंज में, और 400-500 पॉइंट निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एक दिन में ही हमें 200-300 पॉइंट्स की मूवमेंट वहां दिख जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि एक मार्केट जो है एक वेट एंड वॉच मोड में है और वो एक ट्रिगर का वेट कर रहा है। तो अगर आप FIIs का डेटा देखें तो FIIs क्या कर रहे हैं? तो FIIs ने जो है पिछले साल के लास्ट की तरफ अच्छी खासी बाइंग की थी और उसके बाद उन्होंने सेलिंग भी की है
और अगर आप पिछले 30 दिन का FII का डेटा देखें तो अभी भी 10,000 करोड़ की, करीब 11,000 करोड़ की उन्होंने जो है सेलिंग की है। लेकिन पिछले अगर आप एक हफ्ते का डेटा देखें तो FIIs बाय भी कर रहे हैं। हालांकि उनकी बाइंग सेलिंग की पिक्चर जो है बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं आ रही हैं और म्यूचुअल फंड्स जो हैं लगातार उनको बाइंग करके compete भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल जैसा कि मैं हमेशा कहते आया हूं कि मार्केट का डायरेक्शन अगर आपको पता करना हो तो FII की एक्टिविटी को ट्रैक करिए। अगर वो बाय कर रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर वो सेल कर रहे हैं तो मार्केट नीचे जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी कोई भी डायरेक्शन कॉल लेने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, और उसमें से कुछ जो है पॉइंट्स मैं आपके साथ आगे शेयर करने जा रहा हूं। पहला जो है वो है इन्फ्लेशन। तो दोस्तों जनवरी से पहले दिसंबर तक जो है इन्फ्लेशन थोड़ा सॉफ्ट होता हुआ दिख रहा था, यूएस में भी और इंडिया में भी, और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि जनवरी का डेटा भी पॉजिटिव आएगा, इन्फ्लेशन में गिरावट आएगी, और हुआ उसका उल्टा। इन्फ्लेशन वहां पर 0.5% जो है बढ़कर रिपोर्ट हुआ। तो जो लोग एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि इन्फ्लेशन कम होगा तो अब रेट हाइक का खतरा जो है कम हो जाएगा, या हो सकता है कि फेड भी 3-4 महीने के बाद रेट्स को कम कर दे, तो उनके अरमानों पर पानी फिर गया है। तो मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में यह हो सकता है कि फेड एग्रेसिवली रेट्स को ना हाइक करे, हो सकता है 0.25 बढ़ाए या हो सकता है ना बढ़ाए। लेकिन जो नेगेटिव फैक्टर ये है कि ये इन रेट्स को काफी लंबे टाइम तक होल्ड कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए चाइना की इकॉनमी खुल रही है, और चाइना में जब इकॉनमी खुलेगी तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और वहाँ पर जो क्रूड की डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे, और ये इंटरनेशनली जो है एक इन्फ्लेशन का प्रेशर बनाएगा। तो फिलहाल एक साल तक जो है इन्फ्लेशन के बहुत ज़्यादा कम होने की संभावना नहीं है। और ये एक फंड मैनेजर्स का सर्वे बैंक ऑफ अमेरिका ने करवाया था, उसमें भी यही पाया गया कि लोग ये तो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी के साथ नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसमें गिरावट होने में एक साल का समय लग सकता है। वहीं इंडिया की सिचुएशन भी जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जनवरी में आरबीआई ने कहा कि इन्फ्लेशन 6.52% है, और ये जो आरबीआई के टॉलरेंस लिमिट है 2 to 6% उससे ऊपर है। और अगर पिछले साल के अगर अक्टूबर नवंबर का फिगर्स देखें तो वहां पर हमें 6% से नीचे की गिरावट हुई थी। तो यहां पर भी लोग उम्मीद लगा रहे थे कि एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन, लेकिन जनवरी के डेटा ने सरप्राइज कर दिया, और इसकी वजह से आरबीआई ने रेपो रेट 0.25% बढ़ा दिया। और कई इकोनॉमिस्ट लोगों का ऐसा मानना है कि ये रेपो रेट अप्रैल में भी आरबीआई दोबारा बढ़ाएगी, मिनिमम 0.25। अगर हमें इन्फ्लेशन के डेटा में कोई एक पॉजिटिव सरप्राइज मिल जाता है तो शायद वो कुछ टाइम के लिए डिले हो, लेकिन वो उम्मीद कर रहे हैं कि रेपो रेट में और भी बढ़त होगी। दूसरा जो फैक्टर है इंडियन मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से वो है वैल्यूएशंस। तो दोस्तों अभी लास्ट ईयर तक जो है निफ्टी 22-23 पी मल्टीपल्स पर ट्रेड हो रहा था, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा वहां पर हमें गिरावट देखने को मिली है, करीब 18-19 पी पर निफ्टी ट्रेड हो रहा है। देखिए दोस्तों, जब पी मल्टीपल्स घटते हैं तो वो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट ये जो एंटिसिपेट कर रहा है कि कंपनीज की जो अर्निंग्स हैं वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ेंगी। इसलिए आप देखिए जो हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं उनकी पीज हाई होती हैं, क्योंकि मार्केट को लगता है कि इनकी अर्निंग्स तेजी के साथ बढ़ेंगी, और वहीं जिन कंपनीज की अर्निंग तेजी के साथ नहीं बढ़ती है उनके प्राइस मल्टीपल्स भी कम होते हैं। तो मार्केट ऑल टाइम हाई पर के आसपास है और पी आपके जो है कम हो रहे हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बिलीव करता है कि अर्निंग्स में कुछ खास ग्रोथ नहीं होगा। तो इस साल के एंड तक जो एक्सपेक्टेड जो ईपीएस है निफ्टी कंपनीज का वो करीब 820 के आसपास का बनता है, और करीब 11% का ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। और अगले साल भी अगर हम मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन को लेके चलें तो करीब 993 का ईपीएस बन सकता है, प्रोवाइडेड कि हमें कोई ड्रामेटिक चेंज या नेगेटिव सरप्राइजेस कंपनीज में नहीं देखने को मिले। तो बेस्ट का सिनेरियो 993 का दिख रहा है FY24 का,
एक्सपेक्टेड अर्निंग, और अगर आप 16 मल्टीपल देंगे तो करीब 16,000 का फेयर वैल्यू आता है। और अगर कोई नेगेटिव सरप्राइजेस आती हैं, कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो वो पी मल्टीपल्स और भी गिर सकते हैं। तो अगर आप इन अर्निंग्स के फिगर्स पर बिलीव करते हैं तो 16,000 के आसपास जो है फेयरली वैल्यूड होगा, और फेयरली वैल्यूड बैंड के अपर एंड पर वो होगा। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो है बैंक ऑफ जापान। तो बैंक ऑफ जापान में अभी रिसेंटली जो है एक नए गवर्नर, जैसे हमारे आरबीआई का गवर्नर होता है, तो वहां पर उन्होंने गवर्नर को अपॉइंट किया है। उनका नाम है मिस्टर ओइडा, और उनको लेकर काफ़ी जो है चर्चाएं हो रही हैं। और उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो जापान में पैंडेमिक के बाद से जिस तरीके की ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं हो रही है। और अगर पिछले क्वार्टर का अगर हम जो उनकी ग्रोथ की फिगर्स देखें तो इकॉनमी 0.6% के रफ्तार से ग्रो की है, जबकि एक्सपेक्टेड थी 2% की। वहीं इन्फ्लेशन की हालत भी और ज़्यादा खराब होती जा रही है। उनका जो टारगेट था 2% का इन्फ्लेशन था, लेकिन 4% का इन्फ्लेशन आया है। और इस सब को लेकर जो है वहां पर काफी ज्यादा चिंता है, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड से ये फिगर्स काफी ज्यादा वर्स हैं। तो लोगों को ये फेयर है कि जापान भी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकता है। अब जापान से हमें क्या लेना देना? तो दोस्तों, जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होता है, यानी कि अगर वहां बैंक में पैसा रखेंगे तो आपको सूद देना पड़ेगा। तो वहां की जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वो दुनिया भर में जाकर जो है पैसा इन्वेस्ट करती हैं। यहाँ तक कि हमारे इंडिया में भी अगर आप देखें, दिल्ली मेट्रो में भी वो वहाँ पर भी जापान का पैसा लगा हुआ है। कई स्टार्टअप्स में आपने देखा होगा जापानीज बैंक्स का पैसा लगा हुआ है। तो वो दुनिया भर की कंपनी को एक तरीके से फंड करता है। अब लोगों को डर ये है कि अगर मिस्टर ओइडा ने अगर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया तो ये सारा पैसा वापस जापान में ना चला जाए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट में भी जो है गिरावट आ सकती है, और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स भी एग्जिट करके लोग वहां वापस ले जा सकते हैं, क्योंकि बिना रिस्क के उन्हें अगर 2-3%, 1% भी मिल जाएगा तो भी वो खुशी खुशी पैसा शायद वहां पर ले जाएं। क्योंकि जिस तरीके की अनसर्टेनिटीज पूरे दुनिया में बनी हुई है, तो लोग रिस्क लेना अवॉइड करना चाहेंगे। चौथा जो है अदानी जी का जो क्राइसिस है वो हम देख रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई न्यूज़ आती है और उसको लेकर कुछ क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में हैं। पहला ये कि उनके जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या होगा, और उन प्रोजेक्ट्स में लोगों के इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, उनके भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा कि उनके 2 प्रोजेक्ट्स एक तरीके से नो गो स्टेट पे आ गए, जिसमें से डीबी पावर का एक्विजिशन भी है। टोटल एनर्जी फ्रांस की जो है उन्होंने भी जो है इन्वेस्टमेंट को बस्ते पे लगा दिया। अब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में उनका भी पैसा लगा है, और भी कंपनीज का पैसा लगा है, बैंकों का भी पैसा लगा है। तो वहां पर क्या होगा, उसका क्या इंपैक्ट होगा, पीपल आर ट्राइंग टू इवेल्युएट। दूसरा चीज ये है कि अदानी जी को जो है काफी सारा कर्जा उनके ऊपर है, करीब 24 बिलियन US डॉलर्स का उनके पास कर्जा है, विच इज ह्यूज। और उनको अभी 2024 मार्च तक 2 बिलियन डॉलर्स को चुकाने हैं। अब यहां पर एक तरफ उनके शेयर प्राइस में भी गिरावट देखने को हमें मिल रही है, तो उन्होंने अपने शेयर को गिरवी रख कर जो है कर्जा लिया है। अब शेयर प्राइस की वैल्यू गिरेगी तो लोग जो है मार्जिन कॉल करेंगे, उन्हें कहेंगे या तो आप अपना कर्जा चुकाइए या और शेयर रखिए। तो इस सब का क्या इंपैक्ट होगा आने वाले सालों में, ये जो है लोगों के मन में थोड़ा सा इसको लेकर डर है। रिटेल इन्वेस्टर को ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे लग रहा है कि 4,000 का शेयर तो हमें 1,500 में मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है, तो वो उसे काफ़ी रिटेल वाले खरीद रहे हैं। 2 शेयर, 4 शेयर, 5 शेयर वो खरीद रहे हैं। और ठीक है, आप सट्टा की तरह, लॉटरी की तरह आप खरीदिए, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा कि आप शेयर खरीदेंगे, हो सकता है उसमें प्रॉफिट भी आ जाएगा, लेकिन जब सिचुएशन जो है कोई नेगेटिव न्यूज़ जब आती है ना, तो स्टॉक्स में सर्किट आफ्टर सर्किट आफ्टर सर्किट लगता है और एग्जिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर सब कुछ ठीक हो गया तो ठीक है जी, आपकी तो लॉटरी लग गई, आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन उस फैक्टर को भी ध्यान में रखिए कि कहीं ऐसी सिचुएशन आ गई कि कुछ ऐसा हो गया जो एकदम अनएक्सपेक्टेड है, नेगेटिव सरप्राइज है, उस केस में क्या होगा। जब सर्किट आफ्टर सर्किट आफ्टर सर्किट लगेंगे, आप कैसे एग्जिट करेंगे, कैसे अपने जो है शेयर का पैसा निकालेंगे। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से जो है लोग वेट एंड वॉच मोड पे है। अब आइए अपने जो इनिशियल जो हमारा डिस्कशन था कि कैसे हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें ताकि हम
जो है ज़्यादा रिटर्न्स को कमा सकें। देखिए दोस्तों, अक्सर मैं लोगों को कहते हुए सुनता हूँ, कमेंट बॉक्स में भी आके लिखते हैं कि मार्केट और आदमी हमेशा ऊपर जाता है। देखिए बात सही है, जब आप मार्केट कहते हैं तो इसका मतलब होता है इंडेक्स, और इंडेक्स हमेशा ऊपर जाता है, चाहे उसमें कितनी भी गिरावट हो वो ऊपर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इंडेक्स का एक नेचर होता है, उनमें से जो बैड कंपनीज हैं उनको निकाल दिया जाता है और अच्छी कंपनियां को घुसा दिया जाता है। तो जो आपने बैड निकाल दिया तो और एक अच्छे एक को डाल दिया तो ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो गया, तो इस वजह से उसमें रिकवरी हो जाती है। लेकिन क्या आपके पोर्टफोलियो के साथ भी ऐसा होता है? कितने लोगों के पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो सालों तक रिकवर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इंडेक्स ने तो उस कंपनी को निकाल दिया, लेकिन आपने अपने पोर्टफोलियो से नहीं निकाला। तो हमें जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज तो ये कि जो रिस्की कंपनीज हैं, जिनके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है, कंपनीज लाइक अदानी, रिलायंस, फ्यूचर ग्रुप, इन कंपनीज में जब आप पैसा लगाएंगे रिटर्न्स तो आपको अच्छे आते हुए भी दिखेंगे, लेकिन थोड़ी सी भी अगर हवा चल जाती है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो इनके शेयर बहुत तेज़ी के साथ गिरते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो अगर आपको इनको पोर्टफोलियो में रखना ही है तो कम शेयर्स को रखें या हो सके तो अवॉइड करें। अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन है तो आपको ऐसे कंपनी से दूर रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हमेशा कोशिश करिए कि जो अच्छी कंपनीज हैं, जिनके अच्छे कैश फ्लो हैं, अच्छे बिजनेस मॉडल है, उनको लो प्राइस पर लेने। कंपनीज लाइक आईटीसी, टीसीएस, एनटीपीसी, ये कंपनीज जो हैं बोरिंग कंपनीज आपको जरूर लगेंगी, लेकिन ये आपका पैसे को नहीं डुबाएंगी। हाँ, यहां पर आपको एक चीज को ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा हाई लेवल पर इन्हें हमें लेने की जरूरत नहीं है। करेक्शन का वेट करिए, करेक्शन जरूर मिलेगा आपको, और उन लेवल्स पे लीजिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो बेशक कभी आप एंट्री कर जाइए, लेकिन नीचे के लेवल पर फंड रखिए। आप निफ्टी का पूरा चार्ट देख लीजिए, आप सीरियस पैसा उसमें तभी कमा पाएंगे जब आप गिरावट में खरीदेंगे। अगर आप फोमो और इम्पेशेंट होकर हायर लेवल पे खरीदेंगे तो आपके लॉसेस होने के बहुत ज़्यादा चांस है, और वही होता हुआ हमें दिख रहा है। पिछले साल लोगों ने ताबड़तोड़ खरीदारी की, बिना कुछ सोचे समझे, हर कोई खरीद रहा है तो हम भी खरीदेंगे, और ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियोज अभी लॉस में है। और दोस्तों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आइडियली आपको जो स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स को जो है 50% डाउनफॉल तक जो है खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हमने देखा कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स में हमें, अगर आप पिछले 3-4 साल में भी देखिए, आपको ऐसे मौके आए होंगे जब 20%, 30%, 40% भी गिरावट उसमें हुई है। तो ऐसे गिरावट में अच्छी कंपनीज को हमें खरीदना चाहिए। और साथ में जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो अपने रिस्की स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करिए कि ये कंपनी में रिस्क है, जैसे कोई छोटी स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, या कोई हाई डेट कंपनी है, तो उन रिस्की कंपनीज को आइडेंटिफाई करके उसमें वेटेज को कम करिए। और एक और चीज़ जो मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि हमेशा जो है अपने पोर्टफोलियो को जो है डाइवर्सिफाई करिए और इक्विटी से बाहर भी इन्वेस्ट करिए। एफडी अगर आप करते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कुछ पैसे को एफडी में सेफली रखिए। गोल्ड का मैंने आपके साथ हमेशा मैं जिक्र करता हूं, पिछले 1.5-2 सालों में कई वीडियोस आपके साथ शेयर करिए। और अब देखिए, गोल्ड जो है इक्विटी मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, उससे करीब 2 गुना से ज़्यादा रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो गोल्ड में भी जो है हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स रखने चाहिए, और आप कितने रिस्क लेते हैं उस हिसाब से 5%, 10%, 50%, 20%, क्योंकि गोल्ड इज ऑलवेज बैक्ड बाय सॉलिड एसेट। इक्विटी तो हवा होती है, इक्विटी का प्राइस आज 800 रुपये है, वो भी आपको सस्ता लगेगा, कल 200-150 रुपये भी हो जाएगा तो भी आपको महंगा लगेगा। और दोस्तों, जाते जाते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो स्टॉक मार्केट होता है ना, ये दरअसल जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन को फंड करने का इंस्ट्रूमेंट होता है। और इसे फंड कौन करता है? इसे फंड करते हैं आप लोग, मिडिल क्लास हार्ड वर्किंग पीपल, जो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं और स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, और उस पैसे से अमीर लोग और अमीर होते हैं। ये एक मार्केट का कड़वा सच है, जिसे आज नहीं तो कल आप ज़रूर मानेंगे, और किसी दिन मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ।